दोस्तों 4 जून 2025 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल का फाइनल खेला जाता है, जिसमें इस फाइनल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जीत होती है। टीम आरसीबी के लिए ये एक ऐतिहासिक मोमेंट होता है, क्योंकि आईपीएल में 17 साल बाद पहली बार आरसीबी ने इस कप को जीता था। इस ट्रॉफी को जीतने के लिए आरसीबी और उनके फैंस को लंबा इंतजार करना पड़ा था, और इस इंतजार के बीच बहुत कंट्रोवर्सी भी घटती है, जैसे आरसीबी के ओनर का चेंज होना। दरअसल जब 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी, Dhoni got the highest bid of $1.5 million to join Chennai team in the first round of the auction for the Indian Premier League or IPL held in Mumbai on February 20th. तब विजय माल्या ने बैंगलोर की तरफ से टीम को खरीदा था और अपने फेमस विस्की ब्रांड रॉयल चैलेंजर्स किंगफिशर के नाम पे इस टीम को भी नाम दिया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। इस कंपनी के अलावा विजय माल्या 60 और कंपनीज ओन और रन करता था। हालांकि माल्या का सबसे सफल बिजनेस यूनाइटेड ब्रेवरीज था, जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के अल्कोहल ब्रांड्स मौजूद थे, जिनमें से ही एक था रॉयल चैलेंजर्स विस्की। ये सभी ब्रांड्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थे और रेवेन्यू वाइज भी काफी अच्छा कर रहे थे। लेकिन फिर आता है साल 2016 और इस साल भारत का सबसे बड़ा फ्रॉड बाहर निकल कर आता है। दरअसल विजय माल्या ने 17 बैंक से 6,200 करोड़ का लोन लिया था, जिसे चुकाया नहीं गया था। विजय माल्या पर सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू होने ही वाली थी, लेकिन उसके पहले ही साल 2016 में माल्या भारत छोड़कर इंग्लैंड के लंदन शहर में चला जाता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि एक ऐसा बिजनेसमैन जो 60 से ज्यादा कंपनीज ओन करता था, इतने सारे सक्सेसफुल बिजनेसेस चलाता था, जिसकी लाइफ हमेशा इतनी लग्जूरियस दिखती थी, उसके साथ अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो एकदम से बैंकरप्ट हो गया? और कैसे विजय माल्या ने 6,200 करोड़ का स्कैम किया? आइए जानते हैं इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 को कोलकाता में एक समृद्ध और बिजनेस ओरिएंटेड परिवार में हुआ था। उनके पिताजी विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रीवरीज ग्रुप के चेयरमैन थे, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कंपनी को ब्रिटिश हाथों से लेकर उसे एक भारतीय बिजनेस के रूप में आगे बढ़ाया। विजय माल्या ने अपनी स्कूलिंग कोलकाता में की और उसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज से उन्होंने कोलकाता से ही कॉमर्स में ग्रेजुएशन को पूरा किया। अपने कॉलेज के दिनों में भी माल्या बहुत ही तेज तरार स्टूडेंट थे। किताबें उनकी पसंद थी, लेकिन उनका रियल पैशन हमेशा बिजनेस और मार्केटिंग में था। साल 1983 में विजय माल्या की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उस साल उनके पिताजी विट्ठल माल्या का देहांत हो गया। तब विजय सिर्फ 28 साल के थे और इसी जवानी में उन्होंने यूनाइटेड ब्रीवरीज ग्रुप यूबी ग्रुप की कमांड अपने हाथों में ली। उस वक्त यूबी ग्रुप एक पुरानी और ट्रेडिशनल अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुआ करती थी। इसका मार्केट प्रेजेंस एवरेज था और ज्यादा लोग इसे सिर्फ एक रेगुलर ब्रूअरी के रूप में जानते थे। लेकिन विजय माल्या ने इस एवरेज कंपनी को एक ग्लैमरस ब्रांड में बदलने का सपना देखा और उस सपने को पूरा भी किया। विजय माल्या ने बिजनेस को सिर्फ एक फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं बनाया, बल्कि उसमें एंटरटेनमेंट, ब्रांडिंग और लग्जरी का तड़का लगाया। उन्होंने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को सिर्फ ड्रिंक्स के रूप में नहीं बेचा, बल्कि उन्हें एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल की तरह दिखाया। उनका सबसे बड़ा हिट ब्रांड था किंगफिशर बियर। 1990s में जब भारत में लिबरलाइजेशन की हवा चल रही थी, तब माल्या ने किंगफिशर को किंग ऑफ गुड टाइम्स के रूप में लॉन्च किया। ये टैगलाइन इतनी पॉपुलर हो गई कि हर यूथ की पार्टी में किंगफिशर जरूरी बन गया था। इसके अलावा माल्या ने किंगफिशर कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया, जिसमें ग्लैमरस मॉडल्स और एग्जॉटिक लोकेशंस होती थी। ये कैलेंडर्स इतने पॉपुलर हुए कि लोग इन्हें सिर्फ देखने के लिए वेट करते थे। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, हर जगह विजय माल्या का ग्लैमरस और बोल्ड विजन दिखाई देता था। जब किंगफिशर ब्रांड भारत के अल्कोहल मार्केट में राज कर रहा था, तब विजय माल्या एविएशन इंडस्ट्री में कदम रखने का ख्वाब देखते थे, जिसके बाद फाइनली साल 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत होती है। एक ऐसी एयरलाइन जिसे उन्होंने सपनों की तरह डिजाइन किया था। किंगफिशर एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट्स को नए, स्टाइलिश और रेड एंड व्हाइट ब्रांडिंग में लॉन्च किया गया था। इस एयरलाइंस में टॉप क्लास एयर होस्टेसेस को रिक्रूट किया गया, साथ ही ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट की सुविधाएं मौजूद थी और फर्स्ट टाइम फ्लायर्स को भी वीआईपी फील दिया गया। ये एयरलाइन मिडिल क्लास इंडियंस के लिए एक एस्पिरेशनल ब्रांड बन गई थी। लेकिन दोस्तों, एविएशन इंडस्ट्री सिर्फ ब्रांडिंग और कंफर्ट से नहीं चलती। ये एक हाई कॉस्ट, लो मार्जिन इंडस्ट्री है। जब तक आपका ऑपरेशनल कॉस्ट कंट्रोल में नहीं होता, तब तक आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता।
दोस्तों, साल 2007-8 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया। एविएशन इंडस्ट्री को भी बड़ा झटका लगा। अचानक फ्यूल प्राइसेस बढ़ने लगे, लोग भी कम ट्रैवल करने लगे, जिससे कि सभी एयरलाइंस पर प्रेशर बढ़ने लगा। किंगफिशर एयरलाइंस का मॉडल प्रीमियम और कॉस्टली था। जब लॉसेस बढ़ने लगे तो माल्या ने इस एयरलाइन को चलाए रखने के लिए मल्टीपल बैंक से लोन लेना शुरू किया। एयरलाइंस इंडस्ट्री में कंपटीशन भी बढ़ रहा था और किंगफिशर के एयरक्राफ्ट्स ऑपरेशनल लॉस में जा रहे थे। साल 2009 से लेकर 2012 तक विजय माल्या ने 17 अलग अलग इंडियन बैंक से करीब 6,200 करोड़ का लोन उठाया। ये सारा का सारा पैसा किंगफिशर के डे टू डे ऑपरेशंस जैसे कि स्टाफ सैलरी, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में लगाया गया। लेकिन किंगफिशर के खर्चे ज्यादा होने की वजह से बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था और कंपनी का लॉस बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार साल 2012 में DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद एयरलाइन को ऑफिशियली बंद करना पड़ा और फिर विजय माल्या पर लोन डिफॉल्ट के चार्जेस लगाए गए। साल 2014 के आसपास बैंक्स ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। CBI और ED ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। एलिगेशन ये था कि माल्या ने बैंक से लोन लेने के बाद उसका मिसयूज किया। कुछ पैसा एलिजिडली फॉरेन अकाउंट्स में डाइवर्ट किया गया और पर्सनल लग्जरी एक्सपेंसेस में भी यूज हुआ। इसके अलावा लोन लेने के लिए कंपनी ने गलत रिकॉर्ड्स बैंक के सामने रखे थे। जब तक इंडियन ऑफिशियल्स के द्वारा लीगल कार्रवाई अपनी रफ्तार पकड़ती, उससे पहले ही विजय माल्या मार्च 2016 को चुपके से भारत छोड़कर लंदन भाग गया। उस वक्त माल्या के खिलाफ कोई लुकआउट सर्कुलर नहीं था, इसीलिए वो बड़ी आसानी से एयरपोर्ट से निकल गया। जब माल्या ने भारत छोड़ा तब उनके खिलाफ कई FIRs और कोर्ट केसेस फाइल हो चुके थे। CBI, ED और बैंक्स सब उसके पीछे पड़ गए। साल 2018 में भारत की एक स्पेशल कोर्ट ने उन्हें फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित कर दिया, यानी ऐसा भगोड़ा जो फाइनेंशियल अपराध करके भागा हो। ये एक ऐसा लेबल है जो किसी भी बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा कलंक माना जाता है। इंटरपोल ने उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया और भारत सरकार ने उनका एक्स्ट्राडिशन मांगा। लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने एक्स्ट्राडिशन के लिए अप्रूवल भी दे दिया था, लेकिन माल्या ने इस डिसीजन के खिलाफ अपील डाल दी, जो अब तक लीगल सिस्टम में पेंडिंग है। आज भी विजय माल्या लंदन के अपस्केल एरिया में एक लग्जूरियस मैंशन में रहता है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी एक भगोड़े बिजनेसमैन के रूप में फिक्स हो चुकी है। CBI और ED के इन्वेस्टिगेशन से कुछ शॉकिंग बातें निकलकर सामने आई, जैसे कि लोन का बड़ा हिस्सा किंगफिशर एयरलाइंस के ऑपरेशनल लॉसेस में गया और कुछ ट्रांजैक्शन सस्पिशियस थे जो फॉरेन अकाउंट्स में डाइवर्ट कर दिए गए थे। माल्या ने अपने पर्सनल लाइफस्टाइल जैसे लग्जरी यॉट्स, प्राइवेट जेट्स, मल्टी क्रोर्स की पार्टीज में भी बैंक्स का पैसा इन्वेस्ट किया था। एक तरफ स्टाफ को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे, दूसरी तरफ विजय माल्या फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम और IPL टीम में करोड़ों पैसे खर्च कर रहा था, जिस वजह से IPL की टीम RCB की इमेज ग्लैमरस थी, लेकिन माल्या की सक्सेस उस ग्लैमर के बराबर नहीं थी। जैसे जैसे विजय माल्या के फाइनेंशियल इश्यूज बढ़ते गए, उसने यूनाइटेड स्पिरिट्स के मेजॉरिटी स्टेक Diageo कंपनी को बेच दिया। उसके बाद ग्रेजुअली माल्या के हाथ से RCB की टीम भी चली गई। दोस्तों, विजय माल्या ने अपने अटॉर्नीज के जरिए कर्नाटका हाई कोर्ट में ये दावा किया है कि उन्होंने बैंक से जो 6,203 करोड़ का लोन लिया है, उसको भारत सरकार ने विद इंटरेस्ट रिकवर कर लिया है, जिसकी अमाउंट 14,131.60 करोड़ की होती है। विजय माल्या की टीम के हिसाब से ये रिकवरी गवर्नमेंट के थ्रू की गई एसेट सेल और कोर्ट ऑर्डर्स की तहत हुई। माल्या का कहना है डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने जो 6,203 करोड़ का जजमेंट डेप्ट उसके ऊपर लगाया था, उसके मुकाबले गवर्नमेंट और बैंक्स ने डबल अमाउंट माल्या के एसेट्स को बेचकर रिकवर किए हैं। इसी बेसिस पर माल्या ने कोर्ट से रिलीफ की डिमांड की है। लेकिन दोस्तों, बैंक्स और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जिनकी रिपोर्ट्स फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने पार्लियामेंट में रेफर की, विजय माल्या केस 14,131.6 crore complete amount of the attached property has been restored to the public sector banks. उनका कहना है कि ये रिकवरी वॉलंटरी नहीं बल्कि कोर्ट मैंडेटेड और लीगल प्रोसीजर से हुई थी, जबकि विजय माल्या का कहना है कि 14,131.60 करोड़ की जो रिकवरी हुई है उसमें इंटरेस्ट, सीज्ड एसेट्स, पेनल्टीज और लीगल चार्जेस शामिल हैं और इन सभी चार्जेस को लोन के टर्म एंड कंडीशन में डिफॉल्ट के बाद लगाया गया है। माल्या का ये स्टैंड है कि अगर ये रिकवरी एक्सेसिव है तो उन्हें रिफंड मिलना चाहिए और उनके ऊपर से सारे क्रिमिनल केसेस हटाकर उन्हें वापस इंडिया में आने की परमिशन दे देनी चाहिए। लेकिन एजेंसीज का मानना है कि अभी तक पूरी रकम का हिसाब फाइनल नहीं हुआ है और रही बात क्रिमिनल केसेस की, तो वो विजय माल्या के ऊपर से नहीं हटाए जा सकते।
क्योंकि फ्रॉड करना, बैंक से लोन लेने के लिए कंपनी के गलत रिकॉर्ड्स दिखाना, कोर्ट प्रोसीजर्स के बीच में ही देश छोड़कर भाग जाना, स्टाफ की कई महीनों की सैलरीज ना देना, ऐसे कई सीरियस चार्जेस माल्या के ऊपर थे। ऐसे में अगर आज विजय माल्या के ऊपर से सारे केसेस हटाकर उसे फ्री कर दिया गया तो हो सकता है विजय माल्या जैसे बाकी कई लोग भी यही स्ट्रेटेजी यूज करके बैंक से बड़ा लोन लेकर हमेशा के लिए गायब हो जाए। आज विजय माल्या कई सारे पेड पॉडकास्ट और इंटरव्यूज में जाकर खुद को निर्दोष बता रहा है। लेकिन दोस्तों, आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? क्या माल्या सच में निर्दोष है या नहीं? हमें अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।